जय हिंद। मैं अरिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है सामान्य ज्ञान। जी हां, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान जो आपकी लेखपाल की परीक्षा में आएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या ए सी दोनों से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों से, मतलब प्रोटीन और लिपिड से दोनों से बनती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध प्रागमय सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी परत एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वाष्प द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स जो होता है वो किस स्रोत से मिलता है, राजस्व जो है। तो आपका ऑप्शन है वाणिज्य कर से, अबकारी शुल्क से, स्टाम्प शुल्क से या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, वाणिज्य कर से। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व वाणिज्य कर से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैनिटरी मार्ट योजना संबंधित है। आपके ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के बच्चों से, अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों से, सिर पर मैला ढोने पर रोग के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने से या अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों से। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सिर पर मैला ढोने पर रोग के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने से मतलब है इसका। सैनिटरी मार्ट योजना से संबंधित रखते हैं ये। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सिर पर मैला ढोने से रोग के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसरा योजना संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त आवास उपलब्ध कराने से, शहरी क्षेत्रों की मलिन एवं अल्पसंख्यक बस्ती में मुफ्त आवास प्रदान उपलब्ध कराने से, शहरी बस्तियों में मुफ्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने से संबंधित। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों की मलिन एवं अल्पसंख्यक बस्ती में मुफ्त आवास उपलब्ध कराने से है। 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी आवास विकास परिषद द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मलिन एवं अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियों में निवासित लोगों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने संबंधी आसरा योजना की शुरुआत की गई थी। अगर आपको और योजना पढ़नी है तो आप हमारी लेखपाल की हमारी वीडियो है जिसमें मैंने आपको राज्य सरकारी मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना में हमें पूरी जानकारी दी है। आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 2 वीडियो निकाली हैं। एक वीडियो में मैंने आपको केंद्र सरकार की योजना के बारे में बताया है और दूसरी वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की वीडियो के बारे में जानकारी दी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने प्रतिशत औसत विकास दर प्राप्त किया जाना लक्षित है? तो सही आंसर आपके ऑप्शन है इसमें 8%, 9%, 8.5% या 7.5%। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 8.5%। इसी योजना में कृषि विकास दर का लक्ष्य 9.4% रखा गया है। मतलब क्या है कि जो प्रदेश की विकास दर है, जो मतलब पूरे राज्य की है, उत्तर प्रदेश राज्य की विकास दर जो है उसकी औसत जो सरकार ने रखी थी, लक्ष्य रखा था वो था 8.5%। और इसी में जो कृषि एरिया मतलब जो ये तो पूरे राज्य का हो गया 8.5%। अब ये कृषि एरिया में कितना रखा गया था, जो कृषि क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में उसके जो लक्ष्य रखा गया था, विकास दर जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.9% रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 ज्ञानपीठी
ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है दामोदर मावजो, नीलमणि फूकन जूनियर, पंकज दुबे, नीलो तत्पल मड़ान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए दामोदर मावजो। जी हाँ, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित की गई है। तो आपका ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर या आगरा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी प्रस्तावित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा है, तो आपको बताना भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है प्रस्तावना, संघीय व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों को प्रस्तुत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से जज थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से थे जिन्होंने राष्ट्रपति मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो आपका ऑप्शन है जी बालकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला, श्रीमती प्रतिभा पाटिल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी मोहम्मद हिदायतुल्ला। जी हाँ, मोहम्मद हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय की ऐसे प्रथम एवं अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। आपको बता दें इसमें क्या हुआ था कि हमारे जो राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया था। अब उनका जो पद, राष्ट्रपति जो पद होता है वो उसके बाद उठाते हैं उपराष्ट्रपति। जैसे आप जानते हैं उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं। परंतु क्या हुआ था कि वही जो हमारे उस टाइम उपराष्ट्रपति थे उनने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने वाले थे। तो ऐसा क्या उसी साथ ऐसा क्या हुआ कि उसमें ऐसा हुआ कि जो राष्ट्रपति थे उनका तो निधन हो ही गया और साथ ही में उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए। अब दोनों पद एकदम खाली हो गए तो तुरंत हम किसी राष्ट्रपति को निर्वाचित कर नहीं सकते हैं या चुन नहीं सकते हैं किसी को। तुरंत हमने जैसे अभी आया तुरंत हमने अपना कोई राष्ट्रपति बना दिए। कोई कार्रवाई होती है, एक प्रोसेस होता है उसका पूरा राष्ट्रपति बनाने का, उसके तहत होता है। पर अब कोई राष्ट्रपति बचा ही नहीं, अब किसको बनाए राष्ट्रपति। तब क्या किया गया था कि उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब उस समय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला। वो उस टाइम हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हीं को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था क्योंकि उस टाइम राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए थे, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी को किस मैगजीन ने 10 यादगार लम्हों में शामिल किया था? तो आपके ऑप्शन है इंडिया टुडे, टाइम्स ने, सरिता ने या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी टाइम्स ने। जी हाँ, टाइम्स ये अमेरिका की मैगजीन है। इसने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी को यादगार लम्हों में शामिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 5 मई, 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर या 26 मई। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 24 अप्रैल। जी हाँ, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों से संबंधित
संवैधानिक प्रावधानों को देश में लागू किया गया था। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। आपका ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है। तो आपका ऑप्शन है एकत्रित मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समिति मत पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो आपको बताना है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी मुरली मनोहर जोशी। जी हाँ, मुरली मनोहर जोशी जी रह चुके हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो आपका ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला, समस्त वर्णित विकल्प। मतलब इनमें से ऊपर के तीन ऑप्शंस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी समस्त वर्णित विकल्प। मतलब ऊपर जो तीन ऑप्शन दिए ऊपर वाले, इन तीनों सारे हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार एवं लाल किला आदि स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित हैं। वर्ष 2014 में गुजरात में स्थित रानी की वाव को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, को विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो आपको बताना है कि किस शहर में अमित शाह द्वारा मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो आपका ऑप्शन है सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, मुरादाबाद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सहारनपुर। जी हाँ, सहारनपुर जिले में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लीन एंड ग्रीन का नारा किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, क्लीन एंड ग्रीन का नारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य कब तक का है। तो आपका ऑप्शन है 2030 तक, 2025 तक, 2040 तक या 2022 तक। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 2030 तक। जी हाँ, 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण को 15% तक की लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवें पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का विजेता देश कौन है। तो आपको बताना है कि जो 7वां 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता कौन है। तो आपका ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। जी हाँ, 7वें पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 प्रतियोगिता के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमेक स्तूप कहां पर है। धमेक स्तूप कहां पर है बताना आपको। तो आपका ऑप्शन है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ या श्रावस्ती। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी सारनाथ।
धम्मेक स्तूप वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो आपका ऑप्शन है श्यामाजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में, लाला हरदयाल अमेरिका में, राम नारायण चौधरी बिजौलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इंग्लैंड में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है 1650 रुपये प्रति क्विंटल, 1750 रुपये प्रति क्विंटल या 1950 रुपये प्रति क्विंटल या 1870 रुपये प्रति क्विंटल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 1870 रुपये प्रति क्विंटल। जी हाँ, खरीफ विपणन वर्ष 21-22 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी परियोजना का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो आपका ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, कानपुर नगर, लखनऊ या इटावा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी पर आधारित व नाइट सफारी परियोजना का निर्माण ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। पीपी में क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है? इसमें जो सरकार और प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं दोनों मिलकर काम करती हैं, इसलिए इसे कहा गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2020 को जटायु मतलब गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आपका ऑप्शन है प्रयागराज, कानपुर, महराजगंज या लखनऊ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी महराजगंज। जी हाँ, महराजगंज में जटायु संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब आपको बताना है कि मुख्य न्यायालय में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन इसमें गलत है? तो आपका ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, या कम से कम 10 वर्ष तक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी कम से कम 10 वर्ष तक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो। ये कथन हाई कोर्ट के मामले में गलत है, क्योंकि इसमें जो ये कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट का जज होगा कम से कम 15 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हुआ हो, मतलब 15 वर्ष तक उसने कोई न्यायिक पद मतलब जज रहा हो 15 वर्ष तक के लिए, मिनिमम 15 वर्ष के लिए, कम से कम वो 15 वर्ष के लिए वो कहीं जज के लिए नियुक्त हुआ हो। जैसे मतलब लोअर कोर्ट जो हमारा होता है, निचली अदालत, उसके अंदर वो उसमें जज का कार्य करा हो 15 वर्ष तक, तब वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो आपका ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 4। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल 4 अनुच्छेदों में है। पहला है वाक स्वतंत्र आदि विषयक अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि इस समय ओम बिरला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेके मंदिर स्थित है। आपका ऑप्शन है उन्नाव में, कानपुर देहात में,
कानपुर नगर में या हरदोई में? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कानपुर नगर में। जेके मंदिर कानपुर नगर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो आपको बताना सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ऑक्टोपस, ऑप्शन बी है स्क्विड, ऑप्शन सी है कोरल, ऑप्शन डी है जेलीफिश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, स्क्विड। स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 13 मीटर तक लंबा हो सकता है। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये उसकी फोटो है। ये कम से कम 12-13 मीटर तक लंबा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ संतंब का निर्माण किया गया था। तो आपका ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्ठ ने? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ में शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। मतलब बाबर ने, इसमें सीधी ये बताना है कि आपने किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो आपका ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। जी हाँ, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का घोषणा की थी। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा संगा की पराजित हुई थी। इसमें जब बाबर ने जिहाद का, जो सबसे पहले जिहाद शब्द का जो इस्तेमाल हुआ था, वो बाबर द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था राणा संगा और बाबर के युद्ध के बीच में, जो हुआ था 17 मार्च 1527 को। और इसमें जो राणा संगा जी है वो हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो इसमें ऐसा, तब भी आप जानकारी दे दें, इसमें ऐसा हुआ था कि राणा संगा इतने मजबूत हो गए थे कि वहाँ की जो बाबर की जो सेना थी वो इतनी ज़्यादा मतलब डर रही थी कि राणा संगा से मतलब युद्ध करना मतलब मौत को दावत देना है, ये हालत हो गई थी। वहाँ की सेना में जो बाबर की सेना थी वो बेकार बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस चक्कर में बाबर की सेना को एक जोश देने के लिए, अंदर से मतलब जोश देने के लिए, जो लड़ सकें उस सेना के लिए, राणा संगा की सेना से लड़ सकें, इसके लिए बाबर ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। इसमें ये कहा गया था जिहाद, आप अगर युद्ध लड़ोगे तो जिहाद करेंगे, मतलब जिहाद शब्द यूज हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर युद्ध में करोगे तो आपको वो मतलब स्वर्ग में प्राप्ति होगी। युद्ध में अगर आप युद्ध में शहीद होगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की संख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? मतलब आपको बताना है कि 6 साल तक की जो जनसंख्या कितनी है, कि 6 साल तक के लोगों की जनसंख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन है 20.4%, 15.4%, 18.4% या 17.5%। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 15.4%। जी हाँ, 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 15.4% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आपका ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ लगता है? तो आपका ऑप्शन है मेरठ, हापुड़, बांदा या बरसाना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, हापुड़। जी हाँ, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में
उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो आपको बताना है कि इनमें से उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या ओडिसी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कथक। जी हाँ, कथक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। वहीं कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, और जो ओडिसी है वो उड़ीसा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जनघनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो आपको बताना है जनघनत्व क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपका ऑप्शन है 690, 829, 1712 या 1790। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 829। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.2% वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 829 है 2011 के में। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन अब ये रखिएगा, जनगणना पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो प्रश्न 2011 पे ही वेस्ट होगा, क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। जनगणना जो होती है हर 10 साल पे होती है, मतलब प्रति 10 वर्ष पे होती है। इस बार जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, पर कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो आपका ऑप्शन है 912, 898, 935 या 902। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 912। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो जो टमाटर में लाल रंग होता है उसका कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है कैप्सेसिन या लाइकोपिन से या जेंथोफिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लाइकोपिन। लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का देश की कुल नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में कौन सा स्थान है? ये 20 खड़ा ही गलत आ गया है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा स्थान है। तो आपका ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ, मतलब चौथा स्थान है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान, मतलब दूसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या, मतलब पूरे राज्य की नहीं, नगर की जनसंख्या जो है राज्य की जनसंख्या का 22.3% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या 2011 का जनगणना के अनुसार कहाँ निवास करती है? तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पंजाब में। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब है, 31.9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया है? तो आपका ऑप्शन है नूरजहां, मुमताज महल, अस्मत बेगम, जेंतुनिसा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मुमताज महल। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा उसकी तीसरी बेगम मुमताज महल की स्मृति में 1632 से 1653 के मध्य निर्मित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका ऑप्शन है हुसैन शाह सरकी, मलिक सरवर, इब्राहिम शाह, मोहम्मद शाह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हुसैन शाह सरकी। जौनपुर जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी द्वारा 1478 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश
का राज्य अभिलेखागार, जो राज्य अभिलेखागार का कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है सहारनपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या आगरा में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य का अभिलेखागार लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका ऑप्शन है 67वें स्थान पर, 68वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर या 86वें स्थान पर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 67वें स्थान पर। भारत की जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें 67वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो आपका ऑप्शन है पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पश्चिमी भाग में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जो नहरें हैं वो पश्चिमी भाग में पाई जाती है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है मिर्जापुर में, ललितपुर में, सोनभद्र में या झांसी में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सोनभद्र में। जी हाँ, सोनभद्र में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयला सिंगरौली नामक स्थान पर सोनभद्र जिले में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बनाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है आगरा मेरठ में, लखनऊ वाराणसी में, सहारनपुर पीलीभीत में या सोनभद्र मिर्जापुर में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लखनऊ वाराणसी में। लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश के लखनऊ एवं वाराणसी जिले में बनाए जाते हैं। बेत की छड़ियां बरेली जिले में बनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के सामान निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? मतलब खेल के सामान बनाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है लखनऊ वाराणसी, सहारनपुर गाजियाबाद, आगरा मेरठ या कानपुर बरेली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, आगरा मेरठ। जी हाँ, आगरा मेरठ खेल के सामान बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर या मोल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रेडियन। जी हाँ, रेडियन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कंबल का निर्माण किन स्थानों पर होता है? तो आपका ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद या लावड़, जो कि मेरठ में पड़ता है, या हाथरस, वाराणसी, मिर्जापुर में, या आगरा, वाराणसी, मिर्जापुर में, या बरेली, आगरा, इटावा में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद या लावड़ में। इन तीन जगह पे कंबल का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है चीनी उद्योग, हतक रग्घा उद्योग, गलीचा निर्माण उद्योग, जरी एवं चिकन उद्योग। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, हतक रग्घा उद्योग। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हतक रग्घा उद्योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, साइटोलॉजी या ब्रायोलॉजी। तो सही आंसर आपका है हिस्टोलॉजी। जी हाँ, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है पूर्वांचल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, पूर्वांचल क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों का समूह कौन सा है? जो हिमालय से है वो उन नदियों का समूह कौन सा आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है रामगंगा, घाघरा या राप्ती, या
गोमती, वरुणा और रति, या वरुणा, गंडक, राप्ती, या गोमती, रामगंगा, घाघरा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रामगंगा, घाघरा, राप्ती। हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। इनमें से जो समूह है, जो एक समूह से निकलती है, वो है रामगंगा, घाघरा और राप्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, गोरखपुर, नई दिल्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, गोरखपुर में। जी हाँ, गोरखपुर में भारत का सबसे बड़ा नहीं लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसमें एक ही लंबाई में 3 स्टेशन है, मतलब लगातार 1 2 3 लंबाई में है, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे आपने देखो प्लेटफॉर्म 1 आपका होता है, फिर प्लेटफॉर्म 2 आपका दूसरी साइड होता है, 2 पटरियों के गैप में। पर इसमें ऐसा क्या है कि एक के बाद पटरियां लगातार जो सीधी पटरी बिछी हुई हैं, उसी में एक आगे 2 उसके आगे 3 करके प्लेटफॉर्म है। वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन 2 नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है? तो आपका क्वेश्चन है भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी एवं धौली गंगा, भागीरथी एवं मंदाकिनी, या मंदाकिनी एवं धौली गंगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भागीरथी एवं अलकनंदा। जी हाँ, भागीरथी और अलकनंदा का नदी का संयुक्त नाम ही गंगा नदी है। मतलब ये दोनों जो भागीरथी और अलकनंदा जब नदी आपस में मिलती है ना, संगम जब होता है इनका, उस संगम के बाद जो नदी निकलती है उसका नाम ही गंगा नदी है। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा बांध किस नदी पर है? आपका ऑप्शन है बेलन, बेतवा, चिगरो, कर्बनाशा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, बेतवा। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है। यह बांध झांसी में है। झांसी में ही बेतवा नदी पर सुमका, डुमका तथा माता टीला बांध भी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाया जाता है? इसमें कहते हैं अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। तो कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 जून या 23 जून। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। जी हाँ, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जो कथकली है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, केरल। जी हाँ, कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो आपको इकाई बतानी, मतलब उसका यूनिट बतानी है। तो आपका ऑप्शन है बार, नॉट, जूल, ओम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, बार। जी हाँ, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार होती है। वायुमंडलीय दबाव का गैर असाई मात्र बार है, जो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्र के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार 100 पास्कल के बराबर होता है, समझ लीजिए। एक बार 100 पास्कल के बराबर होता है, मतलब एक बार 10⁻² पास्कल के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आपने देखो सावन में जो झाग होता है, झाग में बुलबुले होते हैं, उसमें रंग चमकते हैं, मतलब रंग देखिए ना, रंग चमकते हैं उसके अंदर अलग अलग कलर के। तो वो किस कारण से होता है? तो आपका ऑप्शन है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, या बहुलित अपरावर्तन और परिक्षेपण, या विवर्तन और परिशेषण, या ध्रुवण और व्यक्तिकरण। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और
व्याप्तीकरण, सावन के पतले झाग में चमत्कार चमत्कार रंगों का बनना, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और इंटरफेरेंसेस का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत मतलब पानी की सतह पर तेल की पतली परत या सावन के घोल के बुलबुले जो होते हैं पर श्वेत प्रकाश अपतित किया जाता है, उस पर जब रोशनी पड़ती है बुलबुले पे, तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपरिवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस होता है। इस परिघटना के परिमाणतः वह परत चमत्कार दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो आपका ऑप्शन है जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जबड़े में। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का 15 रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 7, 9, 10, 5। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 7। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की जनसंख्या 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मतलब एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन होती है उसकी खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, चैडविक। जी हाँ, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया बेरिलियम मतलब बी, इसका हम कहते हैं 20 उसका शॉर्ट फॉर्म में, तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा मतलब बम्बार्ड मतलब एक साथ कई बहुत सारी किरणें एक साथ डाली जाएं तब उसमें विद्युतीय उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आपका ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नल्लामाला पहाड़ियां या नर्मदा पहाड़ियां। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। जी हाँ, नर्मदा घाटी में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, लोथल। जी हाँ, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, महावीर के 3 नगीने हैं या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक मतलब धार्मिक सिद्धांत ऑप्शन सी, और तीसरी है अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो आपको बताना है कि बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी पर स्थित है, नदी के तट पर स्थित है।
तो आपका ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी मंदाकिनी या गंगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन है आलिया भट्ट, तब्बू, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए आलिया भट्ट। जी हाँ, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में आलिया भट्ट को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 9 सितंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आपका ऑप्शन है हिरण, हाथी, बाघ, शेर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी सी बाघ। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। पैंथर टाइग्रिस लिंयास जिसे हम कहते हैं। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मतलब हर वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 21 अप्रैल को, 21 मई को, 21 जुलाई को या 21 जून को। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 21 जून को। जी हाँ, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने को मान्यता प्रदान की है। आप ये दोनों डेट याद रखें। 11 दिसंबर को ये क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र ने बताया था कि हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ठीक है, ये डेट ये बताने की है और ये मनाने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है पोंगल, ओणम, बिहू या नवरात्रि। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी ओणम। जी हाँ, नौका दौड़ प्रतियोगिता केरल में ओणम पर्व के दौरान अरामुल्ला में भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के मंदिर के निकट आयोजित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, ये ऐसा हो गया, अब योजना आयोग है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, मतलब यमुना नदी कहाँ से शुरू होती है? तो आपका ऑप्शन है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी या नीलकंठ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी बंदरपूंछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित होती हैं, मतलब शुरू होती हैं या निकलती हैं, आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती सोनिया गांधी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा या ओम्स के द्वारा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी बिट्स के द्वारा। आपने देखा आपकी जो आपके अंदर क्या नाम है साइज होता है, कंप्यूटर स्मृति होती है, मेमोरी होती है, वो उसकी जो माप किस में आप जाते हो, आप देखते हो कि KB MB है ना,
इसमें होती है, इसमें बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर पहले सबसे छोटी बिट होती है, फिर बाइट होती है, फिर किलोबाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है, फिर गीगाबाइट होती है, ऐसे पेंटाबाइट, जेटाबाइट, ऐसे करके बहुत लंबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। जी हाँ, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03% सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, भौतिक। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपना पुराना पुराना अवस्था छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक भौतिक परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है, जो पास्कल इकाई है वो, तो आपका ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, दाब की। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाले बल को दाब मतलब प्रेशर कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये किसी साइड से भी ले सकता है। दाब का मात्र न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। मतलब एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? मतलब आपको बताना है जो रोशनी की किरणें होती है किसके बीच से अपनी सबसे कम गति जाती हैं। तो आपका ऑप्शन है कांच, निर्वात, जल, वायु। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कांच। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तन का सबसे ज्यादा होती है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। तो आपको बताना है, आप मुझे कमेंट करके, चलो आपको मैंने ये बता दिया है कि प्रकाश की गति किसमें कम होती है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो आपको बताना है जो हमारा खून होता है वो शरीर में क्या कार्य करता है। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरल बनाता है, भोजन पाचक में सहायक है या खड़े होने में सहायता करता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मतलब रक्त हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार से कि जो हर साल जो वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है। तो आपका क्वेश्चन है 20.9%, 18%, 22.2% या 23.2%। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 20.9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिक नाविक किसने खोजा था? तो आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। परमाणु मतलब एटम के नाभिक मतलब न्यूक्लियस की खोज अरिस्टन रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो आपको बताना ये क्या नाम है,
कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ पर प्रस्ताव पारित किया था? तो आपका ऑप्शन है बंबई, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, वर्धा में। जी हाँ, वर्धा में क्या नाम है, कांग्रेस ने ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1940। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 में। 4 जुलाई 1947 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार मतलब आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन है राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी जी थे जो 1948 से 50 के बीच में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आपका ऑप्शन है 22, 24, 28 या 20। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 24 कैरेट का। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण मतलब प्योर जो सोना होता है 100,000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। चूंकि यह बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। साधारणतः जो आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के गुरु का नाम आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है रामानंद, विवेकानंद, नरहरिदास और तुलसीदास। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रामानंद। जी हाँ, कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 8 मार्च को या 1 मार्च को, 14 जुलाई को या 5 सितंबर को। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस यूनेस्को एजुकेशन इंटरनेशनल शिक्षकों की विश्वीय यूनियन द्वारा 5 अक्टूबर को 1994 से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 16 नवंबर को, 17 नवंबर को, 26 नवंबर को या 16 दिसंबर को। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 16 नवंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मतलब नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1967 में भारतीय प्रेस परिषद मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। झला के समीप सियागंगा नदी भागीरथी से मिलती है। देवप्रयाग के आसपास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो आपको बताना है फुलहर झील कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मोंडो टांडा के पास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है
शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो ठीक है, तो आपका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी की क्षीरता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, कमल, गुलाब, गेंदा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय सांस्कृतिक का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेल्बो न्यूसिफेरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति एवं महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आपको ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61A के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्वर गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि ये सीधी बात है, लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो आपका ऑप्शन है वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में, या वर्ष 2002 में, या वर्ष 1998 में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, वर्ष 2001 में। जी हाँ, 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, आपका ऑप्शन है देहरादून में, हरिद्वार में, मसूरी में, या रानीखेत में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब LBSNAA मसूरी में स्थित है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी 2002 को किस शहर में देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आपका ऑप्शन है हैदराबाद, चंडीगढ़, नई दिल्ली, लखनऊ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हैदराबाद के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही आप ये जो सामान्य ज्ञान की हमने आपकी आज वीडियो बनाई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लेखपाल के एग्जाम में आएगा। तो आप ये देख लें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आपकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।